morning, my dear students. Let's start the class. And before starting the class, if you are new to the channel, please subscribe it and join the Telegram channel. The name of it is BPI Spoken. There only I'll send you the vocabulary and the article that we are going to do today. So let's see the first word. The first word is byline. बायलाइन ये जनरली आपको नहीं सुनने के लिए आता होगा. इसको हम आर्टिकल न्यूज़पेपर के किस रूप में हम इस शब्द को यूज करते हैं. बायलाइन का मतलब होता है वो राइटर का नेम एट द टॉप और बॉटम ऑफ अ न्यूज़पेपर और मैगजीन आर्टिकल. तो बायलाइन किसको कहते हैं, इसीलिए मैंने कहा ये कम आता है क्योंकि इसका यूज क्या हो गया है, रिस्ट्रिक्ट हो गया है, कम हो गया है. तो बायलाइन क्या हो गया, जो हम लोग जब आर्टिकल पढ़ते हैं ना, तो आप आर्टिकल पढ़ने से पहले आप देखेंगे कि जो उसके राइटर हैं उनका नाम आपको दिखाई देता होगा या तो उस आर्टिकल के ऊपर या उसके बॉटम में. तो उस चीज को क्या बोलते हैं, वहां उस चीज को बोलते हैं बायलाइन. राइटर्स नेम एट द टॉप और बॉटम ऑफ अ न्यूज़पेपर. ठीक है, न्यूज़पेपर या मैगजीन आर्टिकल जो भी है वहां पर आपको जो राइटर का नाम आपको जो दिखाई देता है उसको हम बायलाइन कहते हैं. एडिटर प्रिंटेड एन अपॉलजी फॉर मिस स्पेलिंग हिज नेम इन द बायलाइन. तो एडिटर ने एक अपॉलजी प्रिंट की किस बात को लेके, जो उसने अपना नाम जो था वो गलत, उसकी स्पेलिंग जो थी वो गलत प्रिंट कर दी थी. यहां तक ठीक है. नेक्स्ट है स्निफ समथिंग आउट. स्निफ समथिंग आउट. स्निफ समथिंग आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सर्च करना, उसको डिस्कवर करना. तो स्निफ समथिंग आउट ये एक फ्रेजल वर्ब हो गया, फ्रेज हो गया हमारा. स्निफ का मतलब तो एक ना, जैसे जब हमें जुकाम वगैरह हो जाता है तो हम जो ये जो ऐसे नाक को करते हैं ना, इसको भी स्निफ कहते हैं. बट स्निफ समथिंग आउट या स्निफ आउट का मतलब होता है किसी चीज को सर्च करना या डिस्कवर करना. ठीक है. सिनोनिम्स डिस्कवर, डिटेक्ट, अनकवर कर दिया उसको, फाइंड कर लिया, अनअर्थ हो गया वो. अनर्थ मतलब वो अर्थ खराब कर देना वाला नहीं है, ये अर्थ है, जमीन है, उसको हमने खोज निकाला, अर्थ से बाहर कर दिया, उसको डिस्कवर कर लिया, अनकवर कर लिया, उसको रिवील कर लिया. सेंटेंस क्या हुआ, द डॉग्स आर ट्रेन्ड टू स्निफ आउट ड्रग्स. कि डॉग्स को किसके लिए ट्रेन किया गया था कि जो ड्रग्स हैं उनको वो खोज निकालें, उसको वो सूंघ के ही बता देते हैं ना, डॉग का यही काम होता है. तो स्निफ आउट करना मतलब किसी चीज को डिटेक्ट करना, उसको डिस्कवर करना, अनकवर करना, उसको रिवील कर देना, एक्सपोज कर दिया आपने उसको. सो जो डॉग्स हैं उनको क्या काम दिया हुआ था, मतलब जो डॉग्स जो ट्रेन्ड है उनको क्या फंक्शन था उनका कि जो ड्रग्स है उसको स्निफ आउट करना, उसको डिस्कवर करना. नेक्स्ट हमारा ईडियम हो जाता है फ्लाई अंडर द रडार. फ्लाई अंडर द रडार का मतलब होता है कोई चीज रडार के अंडर आ गई, मतलब उसके ऑन लाइन पे नहीं है, उसके नीचे आ गई है. ठीक है. तो इसका मतलब वो चीज जो है उसको नोटिस नहीं मिली, उसको अननोटिस हो गई वो चीज. तो टू गो अननोटिस्ड स्पेशली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो कोई चीज है, आप जानबूझ के भी ऐसा हो सकता है कि यू वांट टू गो अंडर द रडार मीन्स यू डोंट वांट पब्लिक अटेंशन. ऐसा होता है ना कि हमें पब्लिक अटेंशन नहीं चाहिए होती, या हमारा काम को लोग मतलब पसंद नहीं कर रहे हैं, या फिर काम तो अच्छा है बट उस तक लोगों की अटेंशन पहुंच नहीं पा रही है, तब भी वो काम हमारा अंडर द रडार है, अननोटिस्ड हो रहा है, अननोटिस्ड है, अनडिटेक्ट है, हिडन है, लो प्रोफाइल है, कोवर्ट है. तो आप एक चीज देख सकते हैं, स्निफ आउट एंड फ्लाई अंडर द रडार एक दूसरे के काइंड ऑफ एंटोनिम्स हो गए हैं. स्निफ आउट कर देना मतलब किसी चीज को डिस्कवर कर लिया, उसको खोज निकाल दिया. और आपका फ्लाई अंडर द रडार का मतलब क्या हो जाता है, आपका वो जो काम है, वो चीज है, वो कैसे है, अननोटिस्ड है, हिडन है, लो प्रोफाइल है, कोवर्ट है. जैसे कपल की जो वेडिंग थी ना, जो वेडिंग सेरेमनी थी वो कैसी थी, बिलो द रडार अफेयर था. मतलब उन्होंने अपना उन्होंने अपनी जो शादी की जो सेरेमनीज थी उनको किस प्रकार रखा कि ज्यादा वहां पे पब्लिक अटेंशन नहीं हो.
ठीक है। सो ये तो आप देखेंगे स्निफ आउट एंड अंडर द रडार काइंड ऑफ एंटोनिम्स हो गए हैं। बाय लाइन किसको बोलते हैं? जो राइटर का नाम आप देखते हैं टॉप या बॉटम ऑफ द न्यूज़पेपर के आर्टिकल पे, उसको हम बाय लाइन कहते हैं। हमारा रैचेट समथिंग अप और डाउन। तो किसी चीज को अप या डाउन करना मतलब उसको बढ़ाना, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, समथिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब रैचेट समथिंग अप, रैचेट समथिंग अप अगर आपको ईडियम दिखाई देगा, रैचेट समथिंग अप का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को इंक्रीज करना, और रैचेट समथिंग डाउन का मतलब किसी चीज को डिक्रीज करना, उसको कम करना। जैसे ओवर यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स का जो ओवर यूज है, जो लोग बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, उस चीज ने क्या बढ़ा दिया है? उस चीज ने इंक्रीज कर दिया है। क्या चीज इंक्रीज कर दी है? कंज्यूमर्स के डेट को। जो कंज्यूमर हैं, जो उनके ऊपर उधारी है, उस चीज को आपके क्रेडिट कार्ड्स के ओवर यूज ने इंक्रीज कर दिया है। क्योंकि हमको लगता है क्रेडिट कार्ड है 2000, 4000, 5000 की ईएमआई हम लोग पे करते रहेंगे और हम इससे मल्टीपल सामान खरीद लेते हैं। तो अल्टीमेटली उससे क्या हो गया है? जो कंज्यूमर के ऊपर डेट है, जो उनके ऊपर कर्जा है, वो चीज इंक्रीज हो गई है। येल ओवर, येल का मतलब ही होता है किसी पर चिल्लाना। तो येल ओवर यहाँ पे टू शाउट समथिंग लाउडली, किसी चीज के ऊपर में आप बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं। येल एट का मतलब होता है किसी पर्सन पे आप चिल्ला रहे हैं। येल आउट का मतलब होता है अपनी बात को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। द चाइल्ड येल्ड आउट इन पेन, तो जो बच्चा है वो दर्द में चिल्लाया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेंस्टेकिंग। पेंस्टेकिंग का मतलब क्या होता है? किसी काम को जब हम बहुत सावधानी से और बहुत अटेंशन के साथ में जब हम उस काम को करते हैं तो वो क्या हो जाता है? पेंस्टेकिंग। वो पर्सन कैसा है? वो पर्सन क्या है? अटेंटिव है। मेटिकुलस का मतलब है बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ध्यान से उस काम को कर रहे हैं। एसिडुअस है या इंडस्ट्रियस। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, वो पर्सन कैसा है, तो उस पर्सन की हम लोग क्वालिटी बता रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। पेनस्टेकिंग का मतलब किसी काम को आप बहुत पेन लेके कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उस काम को बहुत ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, अच्छे से उसमें टाइम एंड एफर्ट आप दे रहे हैं। तो इट टुक मंथ्स ऑफ पेनस्टेकिंग रिसर्च टू राइट द बुक, कि महीने लग जाते हैं। ऑफ पेनस्टेकिंग रिसर्च मतलब रिसर्च को इतने ध्यान से, इतनी मेहनत के साथ में करके, और फिर उसमें महीने लग जाते हैं एक किताब को लिखने में। नेक्स्ट है हमारा लीड। लीड का जो मतलब होता है, जो हम लोग न्यूज़पेपर देखते हैं तो जो उसकी हेडलाइन होती है उसको हम कहते हैं द फर्स्ट सेंटेंस और पैराग्राफ ऑफ न्यूज आर्टिकल दैट गिव्स द मेन पॉइंट और पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। तो मतलब सिंपली बात हो गई हेडलाइन। तो लीड का मतलब क्या हो गया? हेडलाइन। तो जो हेडलाइन होती है उसको हम लोग लीड कहते हैं। ठीक है। द लीड हैज बीन री रिटर्न एंड द हेडलाइन चेंज्ड। तो जो लीड है, जो उसका मेन पॉइंट है, जो पूरा है, वो बदल गया, और जिसकी वजह से जो हेडलाइंस थी वो भी चेंज हो गई। डन यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है? फेस द रेथ। रेथ का मतलब होता है एंगर, गुस्सा। अगर आप किसी के गुस्से को क्या कर रहे हो? फेस कर रहे हो, उसका सामना कर रहे हो। तो फेस द रेथ का मतलब क्या होता है? किसी के गुस्से का सामना करना। सो हमने क्या देखा? तो फेस द रेथ मीन्स टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समवन्स एक्सट्रीम एंगर और पनिशमेंट। ठीक है। ही विल फेस द रेथ ऑफ द वोटर्स, जो वोटर्स हैं उसको गुस्सा झेलना पड़ेगा। सो फेस द रेथ का मतलब टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समवन्स एक्सट्रीम एंगर और पनिशमेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? डिस्मे। डिस्मे जो है आप उसको नाउन या वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। डिसमे का मतलब होता है बहुत दुखी हो जाना, अनहैप्पीनेस या डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे ये नाउन हो गए, इसके सिनोनिम्स में नाउन वाले लिखे हैं डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, परेशान हो जाना, डिस्ट्रेस, अपसेट। और ये वर्ब के सिनोनिम हो गए। टेक अबैक का मतलब होता है किसी काम से सरप्राइज हो जाना, उससे शॉक्ड हो जाना। आई वॉज टेकन अबैक वेन आई सॉ यू इन दैट कंडीशन। जब मैंने तुम्हें उस कंडीशन में देखा तो मैं शॉक्ड था, मैं सरप्राइज्ड था कि तुम इतनी बुरी कंडीशन में कैसे हो सकते हो। सो टेक अबैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड, शॉक्ड। कंफाउंड का मतलब भी शॉक्ड है, सरप्राइज्ड है, आप शॉक हो गया, शेक हो गया, या डिसहार्टन, एकदम दिल टूट जाना, मतलब सैडनेस वाला।
अब यहाँ पे ना मैंने आपको क्वेश्चन आएगा कि हम इसमें सरप्राइज्ड वाला कैसे सेंस यूज करेंगे। तो देखो ये सेंटेंस, दे इंजॉयड द मील, उन्होंने मील को इंजॉय किया, लेकिन वो किस चीज से शॉक्ड हो गए थे, बाय हाउ मच इट कॉस्ट, उसकी कीमत को देख के, उसकी जो कीमत थी, उसकी जो कॉस्ट थी, उसको देख के हम लोग शॉक्ड हो गए थे। सो वी वर शॉक्ड बाय हाउ मच इट कॉस्ट। तो उसकी कॉस्ट की, जो इतना महंगा था, जो इतना एक्सपेंसिव था, वो उस चीज को देखकर हम लोग क्या हो गए थे, डिसमेड हो गए थे। तो यहाँ पे डिसमेड का मतलब क्या हो गया, शॉक्ड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दे इंजॉयड द मील, उन्होंने मील को इंजॉय किया। बट वर किसके लिए है, यहाँ पे दे के लिए है, कॉमन सब्जेक्ट हो गया इसलिए हमने रिपीट नहीं किया। बट दे वर टेकन अबैक, टेकन अबैक मीन्स दे वर सरप्राइज, दे वर शॉक्ड बाय हाउ मच इट कॉस्ट। उसमें जो उसकी जो इतनी ज्यादा कीमत थी, जो इतना महंगा था, उसकी उस चीज से हम लोग शॉक्ड हो गए थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है किसी चीज का बहुत कंसाइज होना। ब्रेविटी है मतलब, अब ITY है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नाउन हो गया है। तो ब्रेविटी का मतलब हुआ जब आप कोई स्पीच दे रहे हैं उसमें आप कम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजिंग ओनली अ फ्यू वर्ड्स, बहुत कम शब्दों में ही आप अपनी बात को आप कन्वे कर पा रहे हैं। या कोई चीज है वो जो कम ड्यूरेशन के लिए है, शॉर्ट टाइम के लिए, जो एफिमरल है, शॉर्ट टाइम के लिए है, लास्टिंग ओनली अ शॉर्ट टाइम। तो अगर हम किसी की स्पीच को ब्रेविटी कह रहे हैं तो उसकी स्पीच मतलब स्पीच कैसी थी, बहुत शॉर्ट थी, कंसाइज थी। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है तो नाउन बना दिया हमने शॉर्टनेस, कंसाइजनेस, ब्रीफनेस, कॉम्पैक्टनेस या क्रिस्पनेस। जैसे उसका जो ऐसे है वो ऑलमोस्ट एक मॉडल है, मॉडल मतलब एक परफेक्ट एग्जाम्पल है क्लैरिटी का एंड ब्रेविटी का। सो जो उसके एसेज है ना वो ऑलमोस्ट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है क्लैरिटी एंड ब्रेविटी, मतलब इसी प्रकार से लोगों को एसेज लिखने चाहिए। सो ब्रेविटी का मतलब क्या हो गया, बहुत कम शब्दों में या कोई चीज जो बहुत कम समय के लिए हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कोहेरेंट का मतलब होता है जो कोई चीज है ना, जैसे कि यहाँ पे अगर हम आइडियाज या थॉट्स को कोहेरेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब वो एकदम क्लियर है और वो समझने में आसान है। वो चीज कैसी है, लॉजिकल है, सेंसिबल है वो चीज। तो अगर हम, जैसे मैंने बोला, वो आइडिया सेंसिबल है, क्लियर है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो इसका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका एडजेक्टिव है, क्योंकि वो किसी की क्वालिटी बता रहा है। अगर कोई पर्सन है उसको हम कोहेरेंट कह रहे हैं तो मतलब वो जो अपनी बातें बोलता है वो बहुत क्लियर फॉर्म में उसकी बातें होती हैं, उसको समझ पाना, उसकी बातों को समझ पाना आसान है। सो अगर हम पर्सन को बोलेंगे दैट पर्सन इज एबल टू टॉक एंड एक्सप्रेस क्लियरली, तो वो अपनी बातों में जो बात करता है वो कैसी होती हैं, बहुत क्लियर होती हैं। सिनोनिम, लॉजिकल है मींस वो एक मीनिंगफुल है, रैशनल है, रीजनल है, रैशनल है, साउंड है। साउंड का मतलब सही है। साउंड यहाँ पे नाउन या वो आवाज के लिए नहीं है, साउंड एडजेक्टिव भी होता है और इसका मतलब होता है सही होना। ठीक है। ल्यूसिड है, ल्यूसिड का मतलब क्लियर होना, और क्लियर आपको पता है। ही इज एबल टू स्पीक, स्पीक हाउ, स्पीक की विशेषता बता रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे एडवर्ब यूज किया है, क्योंकि ये बता रहा है कैसे बोलता है वो, कैसे बोलने में वो सक्षम है। कोहेरेंटली अबाउट पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिक्स के बारे में वो एकदम क्लियरली अपनी बात को एक्सप्रेस करता है, लॉजिकली अपनी बात को एक्सप्रेस करता है। डन है कोहेरेंट यहाँ तक। तो जैसे आप लोग देखते हैं कि एक जब आपके पास में वो आता है पैराजंबल जो आता है, उसमें आपको बोलते हैं कि अरेंज दीज सेंटेंसेस एंड टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। तो एक कोहेरेंट पैराग्राफ का मतलब क्या हो गया, एक मीनिंगफुल, एक लॉजिकल, जिसका एक सेंस निकल के आए, एक सेंसिबल होना चाहिए वो। सो कोहेरेंट का मतलब क्या हुआ, वो चीज कैसी है, सेंसिबल है, वो चीज मीनिंगफुल है, वो चीज लॉजिकल है, वो चीज करेक्ट है।
नेक्स्ट हमारा ये इडियम है बी इन समवन्स शूज। तो इसका मतलब आप इसका लिटरल मीनिंग मत लगा लेना कि समवन शू का मतलब हो गया किसी और के जूते पहन लिए तो हम उसके जूते में हैं। इसका मतलब ये नहीं होता, लिटरल मीनिंग से ट्रांसलेशन नहीं करनी है। फिगरेटिव मीनिंग क्या होता है, किसी और के स्थान पर, किसी और की पोजीशन पे। सो बी इन समवन शू का मतलब क्या होता है, टू बी इन द सेम पोजीशन और सिचुएशन एज समवन एल्स। तो आप किसी मतलब दूसरे, अगर जैसे मैंने कहा कि इफ यू वर इन माई शूज व्हाट वुड यू डू, जो हमारे सेंटेंस भी है कि अगर तुम मेरे स्थान पर होते तो तुम क्या करते, अगर तुम मेरी पोजीशन में होते या मेरी जो सिचुएशन थी अगर तुम उसमें फंसे हुए होते तो तुम क्या करते। तो इसका मतलब टू बी इन द सेम पोजीशन और सिचुएशन एज समवन एल्स। और खास करके वो चीज कैसी होती है, अनप्लीजेंट है। वॉट वुड यू डू इफ यू वर इन माई शू, क्योंकि ये कंडीशन बता रहा है, ठीक है, कंडीशन है यहाँ पे, ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए हम लोग, अनरियल सिचुएशंस के लिए हम लोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाते हैं, वर। ठीक है, वॉट वुड, अगर आप जानते हैं यू के साथ तो वर आता है, बट अगर हमने यहाँ पे शी लगा दिया, वॉट वुड शी डू इफ शी वर इन माई, इफ शी वर इन माई शूज। तो ये मत कहना कि मैम मिस्टेक हो गई ग्रामेटिकल, आपने शी के साथ में वर लगा दिया। तो ये हमारा कंडीशनल है, कंडीशन ही तो बता रहा है, सोच के देखो ना, शर्त ही तो बोल रहा है कि अगर तुम मेरे स्थान पर होते, अगर मतलब हो तो नहीं ना, प्रैक्टिकली तो नहीं हो ना अभी, मैं बस बोल रही हूँ अगर तुम मेरे स्थान पर होते। जैसे मैं बोलती हूँ आई वॉज देयर, मैं हूं, हाँ प्रैक्टिकल हूं, तो हम वॉज लगाते हैं। बट अगर मैं बोलती अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होती, इफ आई वर इन योर पोजीशन, इफ आई वर इन योर शू, राइट, दैट मीन्स मैं नहीं हूं इस समय पे, बट मैं जस्ट एक इमेजिनेशन बता रही हूँ, मैं एक अनरियल सिचुएशन बता रही हूँ। तो जब हम लोग एक अनरियल सिचुएशन बताते हैं कि अगर वो इंसान ऐसा हो, जैसे हम बोलते हैं काश मैं एक चिड़िया होती, इफ आई वर अ बर्ड, रियल में तो नहीं है ना। तो जो चीज रियल में नहीं है बस एक इमेजिनेशन में, काश मैं उसके स्थान पर होती, वहां पे हम इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट वी यूज वर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो आपके ऊपर में लिमिट लगाए, जो आपको लिमिट करे। तो रिस्ट्रिक्शंस हो गया, लिमिटेशन हो गया, कर्व हो गया, लिमिट हो गया, रिस्ट्रेंट हो गया, या कंट्रोल करना। हमेशा आप जानते हैं किसी ना किसी प्रकार की कंस्ट्रेंट्स लाइफ में रहती हैं। जैसे आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो सकती हैं, आपको फैमिली की तरफ से कंस्ट्रेंट हो सकती हैं। सो देयर आर ऑलवेज सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ऑन प्रोजेक्ट लाइक दिस। तो अगर इस तरीके का प्रोजेक्ट करते हैं तो हमेशा उसमें पैसे की बाधा हमेशा रहती है। आज की हमारी आखिरी वोकैब है बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का मतलब होता है, जैसे हम लोग कोई बात कर रहे हैं ना, कोई डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो उसका मेन पॉइंट, ठीक है, तो मेन पॉइंट, उसका क्रक्स, उसका मेन पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, उसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, द बॉटम लाइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट द प्रोजेक्ट जस्ट वॉजंट प्रैक्टिकल। तो भाई मेन पार्ट ये है, जो वो प्रोडक्ट था वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं था, वो बिल्कुल भी प्रैग्मेटिक नहीं था, वो रियलिस्टिक नहीं था। सो द बॉटम लाइन इज दैट द प्रोडक्ट जस्ट वॉजंट प्रैक्टिकल। तो बॉटम लाइन का मतलब नीचे की लाइन नहीं है, बॉटम लाइन का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो यहां तक हमने वोकैब की। अब हम लोग करेंगे आर्टिकल। मैं उम्मीद करती हूँ आप डेली वोकैबलरी को खुद से लिखते हैं और आपको याद हो रही है। चलिए आर्टिकल शुरू करें। हमारा आज का आर्टिकल क्या है, रिपोर्टर्स एंड एडिटर्स अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। तो आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा हट के, और वो है रिपोर्टर और एडिटर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखें, रिपोर्टर्स एंड एडिटर्स मे नॉट ऑलवेज गेट अलॉन्ग। गेट अलॉन्ग मतलब मिलजुल कर। तो रिपोर्टर्स एंड एडिटर्स हैं, वो दोनों हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो बहुत फ्रेंडली वे में एक दूसरे के साथ मिलके काम करें, बट दे गेट अलॉन्ग विद मेनी अदर्स। यहाँ पे अदर्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, ये आपका प्रोनाउन हो गया। इन द न्यूज रूम वर्क टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव। तो जो रिपोर्टर्स एंड एडिटर्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ में बहुत फ्रेंडली वे में काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन रिपोर्टर और एडिटर्स का जो बाकी जो और भी लोग होते हैं न्यूज रूम में, वो उनके साथ में मिलकर काम करते हैं, क्योंकि सबका ही सेम ऑब्जेक्टिव है। अब देखें,
I was a student in college when I got my first byline. I was a student, मैं एक स्टूडेंट था. was यहाँ पे क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं बता रहा है, ये सिर्फ एक आपका क्या बता रहा है कि आप कौन थे, आपकी आइडेंटिटी बता रहा है कि मैं एक स्टूडेंट था. तो यहाँ पे was क्या है, मेन वर्ब. आई वॉज अ स्टूडेंट इन कॉलेज, मैं एक कॉलेज में एक स्टूडेंट था जब मुझे, आई गॉट माई फर्स्ट बायलाइन, जब मुझे पहली बार मेरा बायलाइन मिला, मतलब जब पहली बार मेरा एक आर्टिकल में मेरा नाम आया. An editor who was teaching us sports journalism ensured that some of our class reporting assignments were published in a national newspaper. एक एडिटर जो हमें पढ़ा रहे थे, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, एडिटर के लिए आया है. एडिटर यहाँ पे सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे वॉज आया है. तो एडिटर की अभी जो वर्ब है वो हम ढूंढेंगे. ठीक है. हु वॉज टीचिंग, जो हमें पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पढ़ा रहे थे. तो एडिटर ने ये चीज इंश्योर की. तो इस एडिटर के लिए वर्ब कौन हो गई, इंश्योर करना, कि जो हमारे जो क्लास रिपोर्टिंग असाइनमेंट्स हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, दैट सम ऑफ आवर क्लास रिपोर्टिंग असाइनमेंट्स, ये तीसरा सब्जेक्ट हो गया और इसकी वर्ब हो गई वर पब्लिश्ड इन अ नेशनल न्यूज़पेपर. तो ठीक है, जब मैं कॉलेज में एक स्टूडेंट था, जब मुझे पहली बार मेरा बायलाइन मिला, मतलब आर्टिकल में न्यूज़पेपर पे मेरा नाम आया, वो एक एडिटर जो हमें क्या पढ़ाते थे, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पढ़ाते थे, उन्होंने ये बात को सुनिश्चित किया कि हमारी क्लास से जो कुछ रिपोर्टिंग असाइनमेंट्स हैं उनको नेशनल न्यूज़पेपर में उनको पब्लिश किया जाए. दैट वॉज नियरली अ क्वार्टर सेंचुरी अगो. नियरली अ क्वार्टर सेंचुरी अगो, एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, तो क्वार्टर उसका 1/4 हो गया, नहीं 25 ईयर्स एगो की ये बात है. लेकिन अभी भी मुझे अच्छे से याद है, बट आई स्टिल रिमेम्बर, अभी भी मुझे याद है, द हाई ऑफ सीइंग माई नेम इन प्रिंट. द हाई ऑफ सीइंग, आप इसको ना, द हाई ऑफ सीइंग को आप फ्रेज की तरह यूज कर सकते हैं. द हाई ऑफ सीइंग का मतलब होता है किसी चीज को देखकर आप बहुत एक्साइटेड हो जाना. ठीक है, तो मुझे आज भी याद है जो एक्साइटमेंट मेरे को हुई थी, माई नेम इन प्रिंट, जब मैंने अपना नाम न्यूज़पेपर में प्रिंट हुए देखा था, तो वो एक्साइटमेंट, वो इंजॉयमेंट, वो हैप्पीनेस मुझे आज भी याद है. और मैंने क्या सोचा था, आई थॉट दैट आई वॉज फाइनली अ रियल जर्नलिस्ट, और मैंने सोचा कि अब मैं फाइनली एक रियल जर्नलिस्ट बन गया हूं. यहां तक डन है. नेक्स्ट क्या है, आई स्पेंड द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स इन टेलीविजन जर्नलिज्म. स्पेंड करना मीन्स खर्च करना, बिताना वहां पे. तो मैंने अपने कुछ कपल ऑफ ईयर्स मैंने अपने वहां पे टेलीविजन जर्नलिज्म में बिताए. वेन एवर समवन हर्ड यहाँ पे हियर का सेकेंड फॉर्म है. जब भी कोई सुनता, दैट आई वर्कड फॉर अ न्यूज चैनल, दे वॉन्टेड टू नो इफ दे हैड सीन मी ऑन स्क्रीन. वेन एवर समवन हर्ड, जब भी कोई सुनता कि मैं न्यूज चैनल में काम करता हूँ, है ना, तो वो ये जानना चाहते कि क्या उन्होंने कभी मुझे टेलीविजन पे, यानी क्या उन्होंने कभी मुझे स्क्रीन पर देखा है. बट आई वॉज ऑलमोस्ट नेवर ऑन कैमरा. बट आई वॉज ऑलमोस्ट नेवर ऑन कैमरा, मतलब मैं लगभग कभी भी कैमरे पे नहीं आया हूं. तो मेरी जॉब क्या थी, माई जॉब इन्वॉल्व एडिटिंग न्यूज रिपोर्ट्स, rewriting copy for news anchors, stitching scripts and footage together, and selecting the day's top headline, as well as the soft features with which we would wrap up each half hour bulletin. यहाँ तक हो गया. उन्होंने अपना सारा काम बताया है कि जब भी लोग सुनते हैं कि मैं एक न्यूज चैनल में काम करता हूँ, तो वो लोग बोलते क्या उन्होंने कभी मुझे स्क्रीन पर देखा है, लेकिन मैं कभी भी स्क्रीन पे नहीं आया हूँ, क्योंकि जो उनका काम था वो किस चीज का था, वो रिपोर्टर नहीं बल्कि एक बाकी फंक्शन में थे, वो बैक कैमरा काम करते थे. क्योंकि उनके काम क्या थे, रीराइटिंग फॉर कॉपी फॉर न्यूज एंकर, स्टिचिंग स्क्रिप्ट, फुटेज टुगेदर, सेलेक्टिंग डेज हेडलाइन, एंड ये सारी उनकी काम थे जो कि कैमरा के पीछे होते थे, कैमरे के आगे नहीं. आई नेवर लेफ्ट द न्यूज रूम, मैं कभी भी न्यूज रूम छोड़ के नहीं गया, मतलब मैं अपने काम को बहुत अच्छे से करता था. येट मीन्स फिर भी, टू मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोगों के लिए मैं एक रियल जर्नलिस्ट था ही नहीं, क्योंकि
सिंस आई वॉजंट ऑन द फील्ड, क्योंकि मैं फील्ड पे नहीं था, मैं वहां पे बैक कैमरा ऑफिस में काम कर रहा हूँ, न्यूज रूम में काम कर रहा हूँ, मैं रिपोर्टर नहीं हूं, तो मैं लोगों के लिए रियल जर्नलिस्ट था ही नहीं। स्निफिंग आउट स्टोरीज, स्निफ आउट करना मीन्स किसी चीज को डिस्कवर करना, कि मैं स्टोरीज को डिस्कवर नहीं कर रहा, मैं फील्ड पर नहीं हूं, या मैं इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं करवा रहा, इसीलिए मैं एक रियल जर्नलिस्ट लोगों के लिए था ही नहीं। फॉर मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोगों के लिए, टू बी अ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट होने का मतलब क्या है? टू बी अ जर्नलिस्ट इज टू बी अ रिपोर्टर। जर्नलिस्ट होने का उनको एक ही मतलब लगता है कि आपको रिपोर्टर होना होगा, कि अगर आप रिपोर्टर हैं तो मतलब हाँ आप जर्नलिस्ट हैं। दिस इज परहैप्स understandable as reporters are the public faces of a media organization, and perhaps means शायद, and this is perhaps understandable, शायद ये चीज समझने योग्य भी है, इसको समझा भी जा सकता है कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आप जर्नलिस्ट का मतलब आप रिपोर्टर हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो रिपोर्टर हैं वो पब्लिक फेस होते हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के, एंड दे गेट बोथ द क्रेडिट एंड द ब्लेम। तो जो आपके रिपोर्टर्स होते हैं जनरली उन्हीं को क्रेडिट और ब्लेम दोनों फेस करना पड़ता है। एडिटर्स लार्जली फ्लाई अंडर द रडार टू द आउटसाइड वर्ल्ड। जो एडिटर्स हैं वो ज्यादातर जो बाहर की दुनिया है उनके लिए वो अननोटिस्ड रहते हैं, उनके बारे में वो नहीं जान पाते हैं, क्योंकि बट ऑफन, ठीक है, यहां तक हो गया। दो दे रेन इन द न्यूज रूम, देखो यहाँ पे एडिटर्स जो हैं वो ज्यादातर जो बाहर के लोग हैं उनके लिए वो अननोटिस्ड रहते हैं, लेकिन न्यूज रूम के अंदर तो उन्हीं का शासन चलता है, वही लोग उसको रेन का मतलब राजा रानी हो गए, मतलब आपका शासन हो गया। एंड ऑफन शेप द न्यूज यू रीड इन वेज यू नेवर सी। और जो एडिटर हैं वही अक्सर जो न्यूज है उसको शेप करते हैं जिस तरीके से आप पढ़ते हैं। तो हमने जो अभी ये आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं तो इसको एडिटर ने ही एडिट किया होगा, लेकिन इससे जो इसके ओरिजिनल कॉपी होगी वो डिफरेंट फॉर्म में होगी। यहां तक क्लियर है? लेटर आई बिकेम अ रिपोर्टर, बाद में मैं खुद एक रिपोर्टर बन गया। तो बिकेम यहाँ पे मेन वर्ब है। ओवर अ डिकेड, दशक तक I had the privilege of seeing my byline multiple times in this newspaper. So I had the privilege. Privilege का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में वो चीज का एडवांटेज है, मैं उस चीज को लेके बहुत अपने आप को प्रिविलेज, मतलब वो अपॉर्चुनिटीज का होना। तो I had the privilege of seeing my byline multiple time in this newspaper, कि इस न्यूज़पेपर में मल्टीपल टाइम, कई बार मैं अपना नाम देख पाया, क्योंकि अब मैं क्या बन चुका हूँ, एक रिपोर्टर बन चुका हूँ। 2 years ago, 2 साल पहले, however, I stepped over the line to the news desk. अब इस समय पे I have a better perspective on what life looks like on the other side of the fence. अब क्योंकि अब मैं दूसरी साइड आ गया हूं तो इस समय पे मेरे पास एक बेटर पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव का मतलब नजरिया, दृष्टिकोण है, और what life looks like ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, कि अब दूसरी तरफ में जिंदगी कैसी है, वहां क्या काम कैसा है, इस चीज को समझने का मेरे पास एक बेटर पर्सपेक्टिव है। डन, जैसे हम बोलते हैं ना, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मीन्स अगर आप आज स्टूडेंट हैं तो आपको लगेगा कि जॉब लगने के बाद की लाइफ एकदम मस्त है, सेट है, लेकिन अगर जहाँ पे जो काम कर रहे हैं आप उनसे पूछेंगे तो कहेंगे स्टूडेंट लाइफ का एक अलग ही मजा था। तो द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, राइट? सो वी to understand things we need to have better perspective, and that can come only जब आप एक स्टूडेंट से, जब आप एक वर्किंग पर्सन बनेंगे तभी आप समझ सकते हैं दोनों के बीच का अंतर। बाकी तो देखो यार, हर किसी को दूसरे का काम आसान ही लगता है, तो ये तो अलग बात है। वही चीज आज यहाँ पे भी हो रहा है। विद इन द न्यूज रूम के अंदर में डेडलाइंस रैचेट अप टेंशंस बिटवीन रिपोर्टर्स एंड एडिटर। न्यूज रूम के अंदर में जो डेडलाइंस होती हैं वो टेंशन्स को बढ़ा देती हैं रिपोर्टर और एडिटर की।
मतलब रिपोर्टर और एडिटर के बीच में टेंशन्स को इंक्रीज कर देती हैं जो न्यूज, जो डेडलाइंस होती हैं। एंड ये चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? यह सुनना एन एडिटर येल ओवर द फोन, कि जो एडिटर है वो फोन पर चिल्ला रहा है, वेयर इज द कॉपी, कॉपी कहाँ है, हमें अभी चाहिए ये। और जो रिपोर्टर्स होते हैं वो क्या बात पे आर्ग्यू करते हैं कि जो एडिटर्स हैं वो सिंपली समझते ही नहीं हैं, डोंट अंडरस्टैंड द प्रेशर दे फेस। तो जो एडिटर्स होते हैं वो चिल्ला रहे हैं फोन पे कि कॉपी कहाँ है, कॉपी चाहिए हमको, और रिपोर्टर क्या बोलता है कि जो एडिटर है ना वो समझता ही नहीं है कि क्या प्रेशर हम लोग महसूस करते हैं। न्यूज डजंट हैपन ऑन शेड्यूल, न्यूज हमारे हिसाब से थोड़ी ना हो जाएगी। सोर्सेज डोंट ऑलवेज रिस्पॉन्ड व्हेन यू वांट देम टू, कि जो सोर्स हैं, जो मतलब न्यूज है वो अकॉर्डिंग टू आवर शेड्यूल थोड़ी होगी कि आज ये खबर बन गई, वो खबर बन गई। तो जो आपके रिपोर्टर्स हैं उनके ऊपर में प्रेशर रहता है। वो कहते हैं कि जो एडिटर हैं वो हमारी बात को समझते ही नहीं है। अपडेट्स कीप टर्निंग अप, जो अपडेट्स हैं वो बार बार बदलते रहते हैं। तो रिपोर्टर्स का क्या कहना है कि जो आपके एडिटर हैं वो उनकी चीजों को समझते नहीं हैं, किस प्रेशर से वो लोग गुजरते हैं, कि क्योंकि न्यूज तो अपने आप थोड़ी ना हो जाएगी कि ये शेड्यूल है तो इस पे न्यूज हो जाएगी। जो अपडेट्स है वो बदलती रहती हैं। कभी कभार जो सोर्सेज हैं जब हम चाहते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। और यहीं पे एडिटर्स का क्या कहना है? एडिटर्स पॉइंट आउट दैट दे फेस डेडलाइन प्रेशर, कि एडिटर्स क्या फेस करते हैं? डेडलाइन प्रेशर फेस करते हैं। एंड दे सिंपली कैन नॉट लेट एन एम्प्टी पेज गो टू प्रिंट, और वो सिंपली एक खाली पेज को तो प्रिंट के लिए जाने नहीं दे सकते। ठीक है। अगली सुबह रिपोर्टर्स आर समटाइम्स शॉक्ड टू फाइंड दैट द 800 वर्ड पीस दे लेबर्ड ऑन फॉर आवर्स has been cut down to a single column with all the painstakingly researched context chopped off at the bottom of the copy। ये पूरा एक ही था। अगली सुबह जो रिपोर्टर्स हैं वो कभी कभार, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, वो शॉक्ड हो जाते हैं ये चीज को फाइंड करके, ये चीज को देख के कि जो 800 वर्ड पीस जो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, लेबर्ड ऑन मीन्स जिसके ऊपर उन्होंने मेहनत की थी कई घंटों तक, उसको क्या कर दिया है, उसको कट डाउन कर दिया है एक सिंगल कॉलम के अंदर में, जिसमें उन्होंने इतनी मेहनत से जो रिसर्च की थी उसको काट के एक सिर्फ और एक चॉप्ड एट द बॉटम ऑफ द कॉपी, उसको काट दिया है। उनको ये चीज को देख के कभी कभी वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो और रिपोर्टर्स क्या आर्ग्यू करते हैं कि जो उन्होंने पॉलिटिकली करेक्ट जो वहां पे हेडलाइंस टाइटल्स लिखे थे उसको दोबारा से री रिटर्न कर दिया है, दोबारा से लिख दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि दे विल हैव टू फेस द रेथ ऑफ द सोर्स, कि अब जो उनके जो पर्सन्स हैं वो जो उनको मतलब मान लो, अब अगर देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो उन्होंने आर्टिकल में लिखा था, जो उन्होंने हेडलाइंस लिखी थी, जो उन्होंने टाइटल लिखा था, उसको बदल दिया गया है। और लेकिन अब उन्होंने जहां जाकर उसको कलेक्ट किया था, जो उनके सोर्सेस थे, तो उनका गुस्सा तो अब किसको झेलना पड़ेगा? एडिटर को नहीं झेलना पड़ेगा, रिपोर्टर्स को झेलना पड़ेगा। ये यहाँ पे बोला है। और वर्ड्स दे से दैट द हेडिंग्स आर समटाइम डिसकनेक्टेड फ्रॉम द कॉपी। और ज्यादा से ज्यादा बुरा वो लोग क्या बोल देते हैं, जो आपके एडिटर होते हैं, कि जो आपने हेडलाइंस दी थी वो कॉपी से, जो आपका मेन पूरा आर्टिकल है, उससे कनेक्ट ही नहीं हो रही है। दे कंप्लेन दैट एडिटर्स, दे किसके लिए है? रिपोर्टर्स के लिए। रिपोर्टर्स क्या कंप्लेन करते हैं? एडिटर्स आर नथिंग बट आर्म चेयर जर्नलिस्ट। ये क्या हो गया? ये एकदम गुस्सा हो गया। तो यहाँ पे एडिटर्स के लिए क्या है कि एडिटर्स की जो जॉब है ना वो बहुत आसान है। आर्म चेयर कौन सी होती है? जिसपे ना वो बाजू रखने के लिए एक जगह होते हैं ना, वो जो दोनों हैंड साइड हैंडल होते हैं बाजू रखने के लिए, और हम उसमें एकदम आराम से कंफर्टेबल होके बैठ जाते हैं। तो आर्म चेयर जॉब का मतलब हो गया कंफर्टेबल जॉब। तो यहाँ पे जो आपके रिपोर्टर्स हैं वो क्या शिकायत कर रहे हैं कि एडिटर्स कुछ नहीं होते, उनकी जो जॉब है वो सिर्फ एक आर्म चेयर जर्नलिस्ट हैं। एज अ रिपोर्टर आई हैव फेल्ट सम ऑफ दिस में
एज अ रिपोर्टर, मतलब जो ये आपके जिन्होंने ये राइटर जो हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने रिपोर्टर का भी काम किया है, तो एक रिपोर्टर होने के नाते आई हैव फेल्ट, मैंने भी ये जो डिससेटिस्फैक्शन है, जो ये डिसअपॉइंटमेंट है, इस चीज को मैंने भी महसूस किया है। एट टाइम्स, कई समय पे, आई बिलीव दैट सम एडिटर्स हैड नो आइडिया अबाउट द प्रोसेस ऑफ न्यूज गैदरिंग एंड मेड अनरीजनेबल रिक्वेस्ट। कई समय पे ये चीज आई बिलीव दैट सम कुछ एडिटर्स होते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि न्यूज किस प्रकार गैदर की जाती है, और वो अनरीजनेबल रिक्वेस्ट कर देते हैं कि ये टाइप की हमें न्यूज चाहिए, ये टाइप की हमें हेडलाइंस चाहिए। एडिटर्स और क्या, अब तक हमने यहाँ पे रिपोर्टर्स के आर्ग्यूमेंट देखे थे। अब एडिटर क्या आर्ग्यू करते हैं, दैट द टेक्स्ट वाज कट, वो जो कॉपी लिखी गई थी उसको क्यों कट किया, क्योंकि स्पेस की हमें लिमिटेशन थी, कंस्ट्रेंट्स थे, और इसके साथ में हमें ब्रेविटी और क्लैरिटी की रिस्पेक्ट करनी होती है। मीन्स हमें कम शब्दों में अपनी बात को कहनी होती है। दे से वो क्या कहते हैं, दैट हेडलाइंस मस्ट फिट द स्पेस एंड रिफ्लेक्ट कॉम्पिटिंग न्यूज प्रायोरिटीज, कि वो उनका और क्या कहना है कि जो हेडलाइंस होती हैं वो जो स्पेस है उसके अंदर में फिट हो जानी चाहिए, और वो चीज को वो रिफ्लेक्ट करे कॉम्पिटिंग न्यूज प्रायोरिटीज की, जिन चीजों को लोग ज्यादा सुनना चाहते हैं, जो चीजें ज्यादा व्यूज कलेक्ट करती हैं, इस तरीके की चीजों को भी हमें प्रायोरिटीज में रखना होता है। ये एक फैक्ट है that editors are often faced with terribly written copies or are asked to merge the copies of multiple reporters to make a coherent copy। अब यहाँ पे पहले हमने रिपोर्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखा था, अब हम एडिटर का, कि ये भी एक फैक्ट है, जो एडिटर्स होते हैं अक्सर उनको टेरिबल रिटन कॉपीज, मतलब बहुत वाहियात तरीके से उनको मतलब कि रिपोर्टर ने लिख के दे दिया है, ढंग से उन्होंने फंक्शन नहीं किया है उस पे, और फिर उनसे बोल दिया गया है कि वो अलग अलग मल्टीपल रिपोर्टर्स की कॉपीज को आपस में मर्ज करके एक मीनिंगफुल आर्टिकल उससे बनाएं। इसका मतलब क्या हुआ, दैट दे हैव टू सब्सटेंशियली रीराइट अ कॉपी, कि अब उन्हें दोबारा से काफी अच्छी मात्रा में, उनको गुड अमाउंट में उस कॉपी को उन्होंने दोबारा लिखना पड़ेगा, यूजुअली विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम, और वो भी बहुत कम समय में ही उनको ये काम करना है। एडिटर्स और क्या पॉइंट आउट करते हैं, क्या चीज को हाईलाइट करते हैं, कि जो रिपोर्टर्स हैं दे आर समटाइम्स टू क्लोज टू अ स्टोरी टू बी ऑब्जेक्टिव। तो एडिटर्स कभी कभी ये भी शिकायत करते हैं कि जो आपके रिपोर्टर्स होते हैं टू क्लोज टू अ स्टोरी टू बी ऑब्जेक्टिव, कि वो स्टोरी एक ऑब्जेक्टिव बन जाए, एक प्रॉब्लम बन जाए, इसके भी वो बहुत क्लोज होते हैं। एज एन एडिटर, एक एडिटर होने के नाते, आई हैव फाउंड द ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव यूजफुल। ठीक है, आई हैव फाउंड द ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव, कि एक बड़ा प्रोस्पेक्टिव हमारे पास में होगा तभी हम चीजों को बेहतरीन तरीके से जज कर सकते हैं। Context provides clarity to stories and is important to readers who are not following every single development। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड क्लैरिटी, जो हम लिख रहे हैं वो क्लैरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो रीडर है वो उसको समझ सके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो रीडर है वो कंप्लीट स्टोरी लाइन के बारे में जानता हो, तो अगर वो हाफ भी रख रहा है तब भी उसको वो चीज समझ में आ जानी चाहिए। सो बॉटम लाइन क्या है, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है इस पूरे डिस्कशन का, कि जो जर्नलिज्म है वो एक स्ट्रेसफुल जॉब है, न्यूज एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसमें आपके सिर्फ रिपोर्टर्स या एडिटर्स नहीं होते हैं। कोलैबोरेशन मतलब एक साथ में मिल जाना, तो न्यूज जो है वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होते हैं जिसमें आपके सिर्फ रिपोर्टर या एडिटर्स नहीं होते, उसमें फोटोग्राफर्स होते हैं, डेटा जर्नलिस्ट होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स, प्रूफ रीडर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। It helps to walk in someone else's shoes for a while to better appreciate their role and fulfill our shared objective of telling true stories that inform and educate people. It helps to walk in someone's shoes. तो अगर हम लोग ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है तो हम दूसरे इंसान की स्थिति को भी हम समझ पाते हैं, हाँ, और
टू बेटर अप्रिशिएट, उनके हम रोल्स को अप्रिशिएट कर पाते हैं और हम फुलफिल कर पाते हैं जो हम सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है। वो क्या है? सही स्टोरीज बताना, लोगों को इन्फॉर्म करना और उनको एजुकेट करना। एंड में अगर हम बोलें तो एट द एंड ऑफ द डे मेन बात यही है कि हम सब लोग क्या हैं? जर्नलिस्ट हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको समझ में आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।